हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 6 का एनसीईआरटी यानी ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपका हो रहा है। तो पहला और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने करवा दिया, यानी आपका सौरमंडल में पृथ्वी और अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपका दोनों चैप्टर हो गया। आज आपका थर्ड चैप्टर यानी पृथ्वी की गतियाँ, ये आपका एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर कराया जा रहा है ये सीटेट बेस्ड है, यानी सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर यानी पृथ्वी की गतियाँ। ये एनसीईआरटी बेस है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? पहला आपका है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। यानी पहला आपका घूर्णन गति है और दूसरा परिक्रमण गति है। तो तो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर क्या घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में, यानी सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। यानी पृथ्वी का जो भी अक्ष होता है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल तो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल, यानी क्या कहा गया है इसमें? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी पृथ्वी एक गोला है, यानी जो भी आपका ये जैसे गेंद है, पृथ्वी इसी आकार की दिखाई देती है। तो जिस तरफ यहाँ पे ही सूर्य है, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे दिन होगा। वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वहाँ पे दिन होगा। जैसे कि देखिए, सूर्य की ओर आगे वाले भाग में, यानी सूर्य की जो आगे वाला भाग पड़ता है उसमें क्या होता है? वह दिन होता है। जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। यानी इस वाले भाग में आपका रात होगा और सूर्य के प्रकाश वाले भाग में आपका दिन होगा। यहाँ पे दिन होगा। उसके बाद देखिए, दिन होगा उसे क्या कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दिन और रात को विभाजित करने वाले वाले को क्या कहते हैं? प्रदीप वृत्त कहते हैं, यानी प्रदीपी वृत्त कहते हैं। यह वृत्त कक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी घूर्णन का जो भी समय होता है, जो भी समय काल होता है, उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ये रहा आपका प्रदीपी वृत्त, ये आपका, यानी देखिए यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इस साइड आपका क्या है? ये दिन है। और जिस साइड में आपका सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ये क्या है? रात हो गई। यहाँ पे रात हो गई। ठीक। तो उसके बाद देखिए, और देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एक कक्षीय तल, यानी पृथ्वी का कक्षीय तल क्या है? देखिए यहाँ पे आपको पृथ्वी का कक्षीय तल दिखाई दे रहा होगा। और ये है आपका पृथ्वी का झुकाव, यानी देखिए पृथ्वी का झुकाव किस टाइप से है। उसके बाद है आपका, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, घूर्णन करना बंद कर दे, तो क्या होगा? सूर्य के तरफ आने वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। यानी जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ेगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहेगी और वहाँ हमेशा दिन रहेगा।
दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, यानी जो जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। यानी यहाँ पे जब सूर्य ही नहीं रहेगा, जब वहाँ पे ऊष्मा ही नहीं रहेगी तो वहाँ पे हमेशा ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा कि एक साइड पूरा दिन ही दिन रहे और पूरी गर्मी रहे और दूसरी तरफ अंधेरा रहे और पूरा ठंड रहे। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए, पृथ्वी एक वर्ष में, यानी क्या कहा है, पृथ्वी एक वर्ष में 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी का जो परिक्रमण होते हैं, यानी पृथ्वी जो है एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इससे नहीं जोड़ते हैं। यानी जो भी 1/4 जो है हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग अलग निकाल लेते हैं उसके, यानी 6 घंटे उसमें नहीं जोड़ते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं, 365 दिन कह देते हैं, 365 दिन कह देते हैं। और जो 6 घंटे होते हैं हमारे उसको हम लोग बाद में जोड़ते हैं, जो कि लीप वर्ष में जोड़ा जाता है। अब देखिए, ऋतुओं कैसे संभव होती है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। तो जब जिस साइड में सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस साइड में ऋतु परिवर्तन होती रहती हैं। उसके बाद देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, यानी लीप वर्ष में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लीप का वर्ष कहा जाता है। अब आपको पता लगाना है कि अगला आपका लीप वर्ष कौन सा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका लीप वर्ष कौन सा होगा। 2023 के बाद, मतलब 2023 से आगे 2024 होगा, 25 होगा या 26 होगा। आप जो भी लीप वर्ष होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, पूछा पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। यानी जो पृथ्वी का झुकाव होता है एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद ये चारों ऋतुएं पड़ती हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी सूर्य की चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की स्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे ऋतुओं में परिवर्तन होने लगता है। अब देखिए, जैसा कि आइए कुछ करके सीखते हैं। इसमें क्या है, देखिए, आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्ताकार कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल, 2 पिन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ आपको ये फिगर दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर ताने हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब आप जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्ताकार होगी। यानी जो कागज पे आकृति बनी है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। कौन सी आकृति है, दीर्घवृत्त है। अब देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ था। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जब ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे आपका, ये मान लीजिए आप लोगों का पृथ्वी है और यहाँ पे आपका सूर्य है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, सीधी पड़ती है तो उस क्षेत्र में ऊष्मा यानी गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो ध्रुवों पर यहाँ पे आपका ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव होता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती है तो यहाँ पे क्या होगा, जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो वहाँ पे ऊष्मा कम पहुँचती है। यानी जब
जब ऊष्मा कम पहुंचेगी तो वो क्या होगा, तिरछी पड़ती है, तो ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य को रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं। किस अवस्था को, यानी 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अब उसके बाद देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के, ये तो था उत्तरी ध्रुव के बारे में। अब ये आपका नीचे दक्षिण ध्रुव के बारे में। ध्रुव के सूर्य, अब देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यानी दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है? अब इसका कारण हम लोग बताएंगे। देखिए 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। उसके बाद देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति उसके विपरीत होती है तथा उसके उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी किसके कारण दिन और रातों में परिवर्तन होता है, तो किसके कारण, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण गति के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल आप लोगों के लिए हम लोग लेके आएंगे 4th चैप्टर